Hello friends, welcome to this new video. So today we are going to deal with a very important topic that is state politics in India. So आज हम जो है बहुत important topic करने जा रहे हैं स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। आज हम इसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट फेजेस को डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेट पॉलिटिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि स्टेट पॉलिटिक्स होता क्या है आखिर। ठीक है, तो स्टेट और पॉलिटिक्स अगर हम देखेंगे, जब भी हम किसी स्टेट की यानी कि जो इंडिया में प्रोविंसेस हैं या फिर जो इंडिया में फेडरल यूनिट्स हैं, ठीक है, जब उनकी हम पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टेट पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आई होप आपको स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में पता चल गया होगा। अब आइए स्टेट पॉलिटिक्स में जो इंडिया की स्टेट पॉलिटिक्स है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया के बारे में बात करेंगे, उसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में बारे में बात करेंगे। आपको पता है हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। अब नोट्स बनाने में बिल्कुल फोकस मत कीजिए, एक बारी मेरा लेक्चर एक बारी ध्यान से सुन लेंगे आप तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा स्टेट पॉलिटिक्स कैसे इंडिया में इसका एवोल्यूशन हुआ है। तो फिर आपको आगे पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से उसको पढ़ सकती हैं। तो अब आप आगे पीछे का बिल्कुल मत सोचिए, आराम से जो है चीज़ों को पढ़ते जाइए, खाली स्टोरी की फॉर्म में सुनते जाइए कैसे ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो 1947 में आपको पता है हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद 1947 और फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमारे कब हुए, 1951 से 52। तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ इलेक्शन हुए हैं वो 52 में हुए हैं। तो 52 को ही एक डेट मान के चला गया है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमारे हुए हैं 1952 में। तो अब जब हमारे 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए और प्राइम मिनिस्टर कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस टाइम पे जो स्टेट पॉलिटिक्स थी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, उस टाइम पे जो स्टेट पॉलिटिक्स थी उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा था किसी भी स्टेट का। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद ही जो है स्टेट पॉलिटिक्स को शुरू किया गया है, बट अभी भी इसकी शुरुआत यहाँ पे नहीं हुई है। अब आपको पता है जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनता है 1956 में। ये एक्ट बनता है जिसके थ्रू इस एक्ट में क्या बोला जाता है कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को जो है वो कीजिए, रीऑर्गेनाइज कीजिए। और इसके लिए जो पोटी श्रीरामुलु आप जिनको जानते हैं 1953 में वो एक हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं और फिर आंध्र प्रदेश जो थी वो फर्स्ट स्टेट थी जो लैंग्वेज के बेस पे बनती है। ठीक है, और उसके बाद बाकी स्टेट्स का भी यही मानना था कि हमें भी जो है लैंग्वेज के बेसिस पे ही स्टेट मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद 1960 में अगर हम देखेंगे तो 1960 में जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने एक स्टेट पॉलिटिक्स को, ठीक है आज पी लिख रही हूँ मतलब समझ लेना स्टेट पॉलिटिक्स, 1960s में अगर हम देखेंगे तो स्टेट पॉलिटिक्स को पहली बार एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ना शुरू कर दिया गया। 1960 में सबसे पहले पढ़ा गया। तो अब देखो हमारा देश कहाँ पे 1947 में आज़ाद हुआ है और उसके बाद स्टेट पॉलिटिक्स जो है 1960 में एमरजेंस में आ रहा है। तो देखिए बीच में क्या क्या चीज़ें हुई हैं कि स्टेट पॉलिटिक्स पे क्यों नहीं ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 1960s में पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टेट पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के तौर पे। अब जब स्टेट पॉलिटिक्स को पढ़ा जा रहा था उस टाइम पे 2 सेमिनार्स कराए जाते हैं यूएसए में। एक सेमिनार होता है 1961 में और दूसरा सेमिनार होता है 1964 में। किसके ऊपर, स्टेट पॉलिटिक्स के ऊपर। और फिर स्टेट पॉलिटिक्स की बुक निकल के आती है जिसको एडिट कौन करते हैं, सबसे पहले एडिट करते हैं मायरन वीनर 1968 में। उसके बाद सेकेंड टाइम उस बुक की एडिटिंग होती है इकबाल नारायण के द्वारा 1978 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है चीज़ें। ठीक है, तो चलिए अब हम फेजेस में चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर हम फर्स्ट फेज़ देखेंगे, ये है हमारा फर्स्ट फेज़ जो कि 1950 से लेकर 1960s तक है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज़ में क्या क्या चीज़ें हैं इसको देख लेते हैं। अब अगर हम फर्स्ट फेज़ की बात करेंगे तो फर्स्ट फेज़ में क्या था, अब देखो स्टेट पॉलिटिक्स में फर्स्ट फेज़ में क्या चीज़ें होती हैं। अब फर्स्ट फेज़ में क्या होता है
कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है, ठीक है, SR लिख लेती हूँ मैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है। और सारी की सारा ध्यान जो था सेंटर का वो किस पे था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेटों को देना है। उसके बाद इस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी जो की है स्टेट पॉलिटिक्स पे वो किसने की है, SB, ठीक है, किसने की है, SB कॉकगर ने, KOGEKR, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी एक SB कॉकगर ने और दूसरी R पार्क ने, ठीक है, R पार्क ने। ये दो थिंकर्स नहीं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडीज़ पे इस टाइम पे की स्टेट पॉलिटिक्स पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो था फोकस कहाँ पे था सिर्फ, तो वो फोकस सिर्फ कहाँ, तो वहाँ पे सेंटर लेवल पे क्या चल रहा था, कांग्रेस का डोमिनेंस चल रहा था और सारा का सारा ध्यान जो था कहाँ पे था, स्टेट पॉलिटिक्स पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था उस टाइम पे। और सारा का सारा ध्यान सभी का कहाँ पे था, वो था नेशनल पॉलिटिक्स पे और स्टेट पॉलिटिक्स पे। इस टाइम जो फर्स्ट फेज़ है उस पर किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। अब बात करते हैं सेकंड फेज़ की। तो सेकंड फेज़ में अगर हम देखेंगे तो 1967 में, ठीक है, 1967 में 7 स्टेट्स, ठीक है, कितनी स्टेट्स है, तो 7 स्टेट्स है। 1967 में 7 स्टेटों से जो कांग्रेस का डोमिनेंस था ना, जो आपकी कांग्रेस पार्टी है वो आपको पता है 1967 तक जो है डोमिनेंस में रही है। 1967 में क्या होता है, कांग्रेस जो है पहली बार 7 स्टेटों से हार जाती है, तो ये एक ग्रेट सेटबैक मिलता है किसको, कांग्रेस को। तो यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं यहाँ से ही स्टार्ट होती है किसकी, स्टेट पॉलिटिक्स की, ठीक है, यहाँ से ही स्टेट पॉलिटिक्स को पढ़ना शुरू कर दिया जाता है। यहाँ पे बहुत से स्टेट्स की हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उनका जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है स्टेट की, स्टेट का पार्टी सिस्टम कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है सेकंड फेज़ में आ जाती हैं। और सेकंड फेज़ में ही पहली बार इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, बल्कि फर्स्ट फेज़ में आप ये बोल सकते हो कि कोई भी ध्यान जो है स्टेट पॉलिटिक्स पे नहीं दिया गया, बट सेकंड फेज़ में हम बोल सकते हैं कि स्टेट पॉलिटिक्स पे ध्यान दिया गया है। अब अगर हम बात करें थर्ड फेज़ की, तो थर्ड फेज़ स्टार्ट होता है 1970s ऑनवर्ड्स, ठीक है, 1970s के बाद थर्ड फेज़ की स्टार्ट हो जाती है। अगर हम थर्ड फेज़ की बात करें तो थर्ड फेज़ में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल स्टेट्स पे मतलब फोकस किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ होती हैं थर्ड फेज़ में, ठीक है, कि कैसा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए स्टेट में, कैसी पॉलिटिकल प्रोसेस होनी चाहिए, कैसे इलेक्शंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और यहाँ तक कि यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट थी ना उन पे भी ध्यान दिया जाता है, और वो भी कहीं ना कहीं हमें अपीयर होती हैं कहाँ पे, थर्ड फेज में, ठीक है। यहाँ पे कोशिश की जाती है कि स्टेट्स को कंपेयर किया जाता है उनके वोटिंग की टर्म्स पे, इलेक्टोरल आउटकम्स क्या आ रहे हैं स्टेट में से, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा एनालिसिस होता है, ठीक है, फोकस किया जाता है कि स्टेट का पार्टी सिस्टम कैसा है, ठीक है, स्टेट को कितने वोट्स मिल रहे हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कैसे ग्राउंड लेवल पे कैसे स्टेट्स पे काम कर रही हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम फोर्थ फेज़ को, जो कि स्टार्ट है 1990s ऑनवर्ड्स, ठीक है। अगर मैं आपको लास्ट फेज़ की बात करूँ तो ये 1990s ऑनवर्ड। आपको पता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो नेहरूबियन आइडिया था ना, नेहरू क्या चाहते थे कि एक सोशलिस्ट स्टेट होनी चाहिए। नेहरू का जो ड्रीम था वो ये था कि वो सोशलिज़म चाहते थे, अपनी कंट्री में सोशलिज़म होना चाहिए, सेकुलरिज़म होना चाहिए। बट होता क्या है आपको पता है 1991 में, ठीक है, यहाँ पे डेट लिख लेती हूँ, सॉरी, होता क्या है 1991 में क्या होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं। आपको पता है कि हमारे इंडिया में जो है 1991 में ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते हैं, और जिसके थ्रू कंसेप्ट आता है LPG का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट जो है वो पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है। अब जो चीज़ें हैं वो प्राइवेटाइज हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम पे ही क्या होता है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का एमर्जेंस होता है, न्यू सोशल ग्रुप्स का राइज होता है, यहाँ पे कास्ट और कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा राइज होते हैं फोर्थ फेज में, ठीक है। उसके बाद फेडरल सिस्टम में शिफ्ट आता है,
उसके बाद जो एक हमें चेंज देखने को मिलती है स्टेट्स में। और यहाँ पे क्या होता है, इस टाइम पे जो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एक मेजर पार्टी थी, जो डोमिनेंस में थी 1947 से लेके 1967 तक, वो एक डोमिनेंट पार्टी थी, उसका यहाँ पे डिक्लाइन हमें नज़र आता है। और यहाँ पे जो स्टेट लेवल पार्टीज़ थी, जैसे मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी स्टेट में लेवल पे जो कम्पीट कर रही थी, उनका एमर्जेंस होता है बहुत ही तेज़ी से। तो इसलिए अगर हम बात करें स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया की, तो स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया में क्या चीज़ थी कि बहुत ही तेज़ी से शिफ्ट हुआ, बहुत ही तेज़ी से स्टेट जो है उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किया, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है एमरजेंस में आई। और 1960s के बाद आप बोल सकते हो कि स्टेट पॉलिटिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया गया। 1960 से पहले कोई भी जो ध्यान था वो पॉलिटिक्स पे नहीं था, सारी की सारी जो चीज़ें थी, सारा का सारा जो फोकस था, कंसंट्रेशन था, वो सेंट्रल लेवल की पॉलिटिक्स पे ही चलता था। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आप इस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स चाहते हैं देन टू राइट ऑन माई कमेंट सेक्शन। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।